हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपकी मुलाकात है। एक बार फिर आपका स्वागत है चैनल पर। ये पिल बॉक्स है। पिल आप जानते ही हैं, औषधि को बोला जाता है। ई एरिया भी यहाँ पे बाहर की साइड है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। थीटा कितना है? 0। दोनों पैरेलल हैं। अब आपने क्या किया? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका इस्तेमाल कर दिया। क्लोज सरफेस के थ्रू इंटीग्रेशन। क्लोज सरफेस आपका है पिल बॉक्स। साइड में आप देखेंगे, साइड जो आपका साइड का एरिया है, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड और इसका एरिया ऊपर साइड, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन हमेशा बाहर की साइड ली जाती है। यहां पे एंगल 90 है। इसी तरह कोई भी कर्व सरफेस आप देखेंगे, कोई भी पार्ट देखेंगे कर्व सरफेस का, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में एंगल 90 ही आएगा। इसलिए कर्व पोर्शन का, क्योंकि क्लोज सरफेस के थ्रू इंटीग्रेशन करना है, तो क्लोज सरफेस में कर्व पोर्शन भी आएगा, बॉटम भी आएगा, लीड भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो कर्व सरफेस का तो कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। केवल इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन। इसका कंट्रीब्यूशन यहां पर ई और ए, यानी ई और ए, और पीछे वाले का कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा, क्योंकि एरिया बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, सेम कंट्रीब्यूशन होगा। इज इक्वल टू क्यू। अगर मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर जो आपने बॉक्स लगाया है, वहां पर अगर चार्ज क्यू है टोटल, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर 2EA शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए और ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और क्यू अपॉन ए, चूंकि शीट है, शीट में आप चार्ज अगर कैलकुलेट करने लगेंगे, चार्ज तो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि शीट खुद इन्फिनिटी तक जा रही है। इसलिए शीट के लिए आप चार्ज को चार्ज से नहीं बताते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज से नहीं बताते हैं, बल्कि चार्ज डेंसिटी से बताते हैं, सिग्मा से बताते हैं। तो क्यू अपॉन एरिया, यानी चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। तो आपका ये फार्मूला आ गया, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी शीट, चार्ज शीट या शीट ऑफ चार्ज जो कि इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है, उसके कारण आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो आएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और जो कि सबसे मजेदार बात कि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वो उसकी वैल्यू आप देखेंगे सिग्मा पे डिपेंड कर रही है, जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर आप इनफाइनाइट शीट ले लें, इनफाइनाइट शीट लेने के बाद उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो वो आपको हर जगह कांस्टेंट मिलेगी। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए आप शीट ऑफ चार्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब जगह पे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आर पे डिपेंड कर रही थी या एक्स पे डिपेंड कर रही थी, दूरी पे डिपेंड कर रही थी। जितनी दूर आप जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होती जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इन्फिनिटी शीट है, बहुत बड़ी शीट है, तो उससे आप कितनी भी दूरी पे चले जाइए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। तो आपने देखा कि गॉसियन लॉ को यूज करके हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण, लाइन चार्ज के कारण और शीट ऑफ चार्ज के कारण अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब गॉस लॉ का यूज करके हम किन किन सवालों को कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से टाइप के सवाल आईआईटीज या नीट में आ सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहले एक जनरल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये 1979 में आ चुका है और बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसका सवाल का जवाब जो है गलत ही देंगे। क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विल इट ऑलवेज मूव अलोंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यानी एक चार्ज पार्टिकल अगर फ्री है मूव करने के लिए, तो क्या ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा? आइए इसका आंसर देखते हैं। आपने देखा कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो कर्ण हो सकती हैं, आपको ये पता है,
और आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे हम लोग अगर टेस्ट चार्ज रख दें तो उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो हमने एक चार्ज रख दिया और इस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स को इसने बता दिया और उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है ये भी हमको पता लग गई। अब ये आगे बढ़ता है और सपोज करो कि आगे की फील्ड लाइन इस तरीके से कर्व हो गई ऐसे, और जब ये मूव करते करते इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो फोर्स तो इस तरफ लग रही होगी, लेकिन चूंकि ये कर्व पोर्शन पे है, इस समय ये एक कर्व पोर्शन पे है, तो इसका मतलब इस पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी लगेगा या इसको सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। और अगर सेंटीपिटल फोर्स किसी ने नहीं दिया तो ये फर्दर बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है वो फोर्स नहीं है यहाँ पर। और मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर घूम गई ऐसे, तो क्या ये पार्टिकल सर्कुलर घूमता रहेगा क्या? क्योंकि इस पर तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगी ना केवल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और सर्कुलर में घूमने के लिए इसको सेंटीपिटल भी चाहिए और सेंटीपिटल है नहीं यहाँ पर। इसका मतलब ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें सीधी होती, होमोजीनियस होती, यूनिफॉर्म होती, उस समय अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल इस पर रखते और इस पर फोर्स हमेशा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का लगता, कांस्टेंट डायरेक्शन में लगता, और अब ये हमेशा उसकी उस फील्ड की डायरेक्शन में, उस फील्ड के अलोंग चलती रहती। तो ये प्रॉब्लम आपकी 1979 में आई हुई है और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। ये 1999 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है, एन एलिप्टिकल कैविटी इज कर्व्ड विद इन ए परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर आप जानते ही हैं, कंडक्टर जानते ही हैं। उसके अंदर से एक एलिप्टिकल साइज का या शेप का कैविटी को काट के निकाल लिया गया है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है। ए और बी 2 पॉइंट उन्होंने बताया है और कुछ इंफॉर्मेशन ये लोग चाहते हैं। पहला इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी इन द कैविटी। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग गॉसियन का यूज करते हैं। ये कैविटी है, आपको पता है कि ये आपने यहां पर एक गॉसियन सरफेस चूज कर लिया। गॉसियन सरफेस जरूरी नहीं है किसी स्फेरिकल ही शेप का हो या किसी सिलेंड्रिकल ही शेप का हो, किसी भी शेप का हो सकता है, आपने चूज कर लिया। और आपको एक चीज पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 0 ही होगी, ये 100% सही है। तो आपने कैलकुलेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू 0 है तो ये पूरा आपका 0 हो गया। इसका मतलब Q की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपने जो ये गॉसियन सरफेस चूज किया है, इसके अंदर नेट जो चार्ज है वो 0 है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आपने तो Q चार्ज रखा है। ऐसा जब संभव हो सकता है जब पोलराइजेशन के कारण ठीक उतना ही चार्ज जितना कि अंदर रखा हुआ है अंदर वाले सरफेस पर आ जाए। अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज रखा हुआ है तो निगेटिव वाला चार्ज अंदर के सरफेस पर आ जाए। ये आपने पॉजिटिव चार्ज सपोज करिए अंदर रखा हुआ है, तो इसका मतलब अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। ये आपने गॉसियन लॉ से देखा। और ऐसा तभी संभव है जब कैविटी के इनर सरफेस पर पोलराइजेशन के कारण माइनस चार्ज आ जाए, और वो आएगा जरूर। नहीं, अगर नहीं आता है तो गॉस का नियम फेल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जब इनर सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा तो जरा फील्ड लाइन खींचिए। फील्ड लाइन आपकी जो रहेंगी वो कैसे रहेंगी? वो प्लस से माइनस को जाती हुई रहेंगी इस तरीके से।
और ध्यान रखिए ये इस पे 90 पे हिट करेंगी, ये फील्ड लाइन हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी। ए की जगह और बी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, कोई गारंटी नहीं है। एक चार्ज से बहुत नजदीक है, दूसरा चार्ज से बहुत दूर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। चार्ज डेंसिटी एट ए इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी एट बी, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है आपके पास, क्योंकि चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज यहां ज्यादा रहेगा जो नजदीक है, यहां पे चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि नजदीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि मेटल हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। एक ही मेटल पर दो जगहों पे अलग अलग पोटेंशियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंडक्टर हैं। अगर पोटेंशियल होगा अलग अलग, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं कि मान लीजिए ये मेटल है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल ए पर ज़्यादा पोटेंशियल है और बी पर पोटेंशियल कम है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं, तो क्या होगा? फ्री चार्ज जो है वो लोअर टू हायर या हायर टू लोअर पोटेंशियल पे मूव करना शुरू कर देंगे, और जब तक मूव करेंगे जब तक कि पोटेंशियल फिर ना सेम हो जाए। यानी अल्टीमेटली मेटल हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। ये कह रहे हैं पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे कह रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ कैविटी इज क्यू नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो आपने देखा ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, अगर आप इनर जो कैविटी का इनर सरफेस है वहां देखें तो उसके अंदर इंक्लूसिव चार्ज, जो उसके अंदर चार्ज बैठा हुआ है वो तो क्यू ही है, इसका मतलब फ्लक्स जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये दो ऑप्शन आपके सही हो गए। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं और आपको समझ में आता है, तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। आगे चलें। ये क्वेश्चन आपका 2007 में आया हुआ है 3 नंबर में। कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। फिर देखिए बात कह रहा है न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, यानी इस पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं दिया गया है। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस। तो ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम लोग रख देते हैं बाहर। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। तो अब प्लस चार्ज रखने से ये अपनी फील्ड को हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस फील्ड की वजह से जो आपका मेटल है या मेटल का स्फीयर है ये पोलराइज होना शुरू होगा। ये माइनस वाले को तो यहां पर अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और प्लस वाले को जो चार्ज है उसको पोलराइज करके दूसरी तरफ धकेल देगा। या फिर इसके अलावा भी कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ये पक्की बात है कि नियर सरफेस पे माइनस चार्ज रहेगा और जो फार सरफेस है, ये फार सरफेस है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नियर सरफेस पर निगेटिव चार्ज रहेगा। अब द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन, तो स्फीयर पे नेट चार्ज कितना रहेगा? स्फीयर पे किसी ने चार्ज तो दिया नहीं है, पोलराइज हुआ है। अब आप अगर एक जेब का पैसा दूसरी जेब में रख दें तो उससे बढ़ थोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब कि बाहर आपने जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण स्फीयर पे पोलराइजेशन तो होगा लेकिन नेट चार्ज नहीं होगा, यानी कि कुल मिलाकर जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा, यानी नेट चार्ज 0 होगा। तो आपका ऑप्शन ये डी एकदम सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन और ऑप्शन पे भी विचार कर लेते हैं। निगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ना, नेट चार्ज निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव एंड अपेयर ओनली, ये भी गलत हो गया क्योंकि चार्ज तो 0 ही होना है। निगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, और अच्छी बात यह है कि 3 नंबर में पूछा गया सवाल है। आगे आते हैं। ये आपका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और इसके बेसिस पे आप काफी हद तक छोटे छोटे सवाल कर पाएंगे और पूरे कॉन्सेप्ट जितने आपने अभी तक सीखे हैं वो सब इसमें यूज हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 spherical cavities of radius a and b are hollowed from the interior of a neutral conducting sphere। बार बार कंडक्टिंग कह रहा है तो बार बार आपको ये मानना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। कोई भी चार्ज दिया जाएगा वो बाहरी सरफेस पे आ जाएगा, ये आपको मान के चलना है। एट द सेंटर ऑफ ईच कैविटी ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड, कॉल्ड द चार्जेस
QA and QB. Find the surface charge density sigma A, sigma B, sigma R. अब सबसे पहला पोर्शन देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान रख लीजिए क्या था। पहला आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए, सिग्मा बी एंड सिग्मा आर। अब क्या करेंगे, पहले सिग्मा ए कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी तरीके से सिग्मा बी कैलकुलेट होगा। आप क्या करते हैं, आप ये गॉसियन सरफेस आपने चूज कर लिया। देखिए ध्यान से, ये आपने गॉसियन सरफेस चूज कर लिया। इस गॉसियन सरफेस को चूज करने के बाद आपको पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। आपने इक्वेशन लगाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, तो इसका मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी 0 हो गया। इसका मतलब ये जो आपने गॉसियन सरफेस चुना है या चूज किया है, उसके अंदर कुल मिला जुला कर चार्ज 0 है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा जब ही हो सकता है कि जब पोलराइजेशन हो जाए, यानी QA आपने अंदर रखा हुआ है और इनर सरफेस पर उतना ही माइनस चार्ज आ जाए। तो जब इनर सरफेस पे उतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी QA के बराबर ही, लेकिन निगेटिव वैल्यू में आएगा, तो इसका मतलब इनर सरफेस पे आ गया चार्ज माइनस QA, और डिवाइडेड बाई कर देंगे 4 पाई ए स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा A। यानी जो कैविटी A है उसके अंदर या इनर सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो Q माइनस Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया। ये थोड़ा सा दोबारा बताऊं मैं। इनर सरफेस पे चार्ज आ गया माइनस QA अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, ये आपके सिग्मा ए की वैल्यू होगी। अब ए और बी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जैसे यहां कैलकुलेशन हुआ है वैसे वहां भी कैलकुलेशन होगा। तो इसका मतलब बी कैविटी जो है उसके इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस क्यू बी अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर आएगा। अब जब QA आपने देखा तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर पोलराइजेशन के कारण जो इनर सरफेस पे चार्ज आया है वो QA आया है। इसका मतलब कि इस स्फीयर में से ही नेगेटिव चार्ज लेके पोलराइजेशन हुआ है, और ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहरी सरफेस पे आएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो स्फीयर पे नेट चार्ज 0 ही है। अगर पोलराइजेशन के कारण कुछ चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ठीक उतना ही दूसरे नेचर का, यानी अपोजिट नेचर का चार्ज बाहरी सरफेस पे आ जाएगा। अब अगर बाहरी सरफेस पे आप देखेंगे कि कितना सिग्मा है, यानी कितना चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा आर यानी बाहरी सरफेस पे टोटल चार्ज कितना आया है? एक तो इसके कारण QA आया है और एक इसके कारण QB बाहर आया है, तो QA प्लस QB अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपने देखा कि ये तीनों आंसर आपके पहले पार्ट के निकल आए। आगे अगले क्वेश्चन के पार्ट के बारे में चलते हैं। ये आपका हो गया। दूसरा पूछा है कि व्हाट इज द फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। तो सिंपल है, आउटसाइड द कंडक्टर क्या होगा? ये आपका कंडक्टर है, आउटसाइड आपको यहां पे मान लीजिए फील्ड देखनी है, इस जगह पे सपोज करिए फील्ड आप देखना चाहते हैं इस पॉइंट पे, तो आप एक गाउसियन सरफेस चूज करिए। यहां पर गाउसियन सरफेस आपने चूज किया स्फेरिकल, और आपने गाउसियन लॉ लगाया, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लूसिव, यानी इसके अंदर चार्ज कितना है, आपका जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है? उसके अंदर चार्ज है
QA अंदर रखा हुआ है प्लस QB अंदर रखा हुआ है, माइनस QA पोलराइजेशन के कारण आया है, माइनस QB पोलराइजेशन के कारण आया है, आउटर सरफेस पे QA प्लस QB आया है। इतना चार्ज अंदर बैठा हुआ है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA प्लस QB बाई R स्क्वायर। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी किसी R डिस्टेंस पे। दूसरा पोर्शन भी आपका हो गया। तीसरे पर चलते हैं। व्हाट इज द फील्ड विद इन ईच कैविटी। तो ईच कैविटी में, हर एक कैविटी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए फिर आपको कैविटी के इनसाइड आपको गॉसियन सरफेस यूज करना पड़ेगा। आपको अगर अंदर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो आप यहां पे गॉसियन सरफेस यूज करें और फिर से इक्वेशन लगा दें, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोजिव। अंदर चार्ज कितना बैठा हुआ है आपके गॉसियन सरफेस के अंदर, QA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे आप सॉल्व कर लें, E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद दूसरी कैविटी में भी इसी तरीके से आ जाएगा। तो C पोर्शन भी आपका हो गया। आगे D पोर्शन कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन QA एंड QB। QA एंड QB पर फोर्स कितना है। क्या QA किसी फील्ड में रखा हुआ है। QA पर फोर्स जब ही होगा जब वो किसी न किसी फील्ड में रखा होगा। तो आपने देखा QA किसी भी फील्ड में नहीं रखा हुआ है। क्यों नहीं फील्ड में रखा हुआ है। सारे के सारे अंदर, बाहर का जो फील्ड है, बाहर का जो चार्ज है उसके कारण अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बाहर अगर चार्ज है उसके कारण अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। माइनस जो चार्ज रखा हुआ है, जो पोलराइज हुआ है, वो सब तरफ से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। अब इसको अलग से देखना चाहें तो अलग से देख सकते हैं। ये मान लीजिए कैविटी है आपकी, यहां पे आपका चार्ज है QA, अंदर माइनस चार्ज आ चुका है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो बाहर के साइड आप चार्ज देख रहे हैं, ये सब चार्ज देख रहे हैं, इसके कारण मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, तो उसको तो सोचना ही नहीं है। ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा इस साइड, ये इस साइड करेगा, ये इस साइड करेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आप देखेंगे नेट फील्ड वेक्टर सम लेंगे तो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स ऑन QA एंड QB विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हम लोग गॉस लॉ को कैसे यूज करते हैं, या हम लोगों से जो सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें गॉस लॉ को हम किस तरीके से इस्तेमाल करके आंसर सही दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गॉस लॉ के बारे में और फर्दर जब हम लोग IITs और नीट के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आगे के लेक्चर्स में आएंगे, उसमें बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, उसको आप लोग जरूर देखें। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो होगा पोटेंशियल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दें, और क्वेश्चन भी इसके काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर होगा। आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और लाइक और कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।